Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. जिस पर्टिकुलर एग्जाम की डिटेल का आप लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसकी डिटेल्स अब अप हो चुकी हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जो एग्ज़ाम है पीजीडब्ल्यू पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बारे में डिटेल्स उनकी वेबसाइट्स पे आ चुकी हैं। वो सारी डिटेल्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है, कब टेस्ट होने वाला है, कब इंटरव्यू हम दे सकते हैं, प्लस आप लोग कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस बारे में भी बताऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बिना गेट के एडमिशन यहाँ पे होता है, मतलब गेट स्कोर का कट ऑफ नहीं यूज़ होता है, इनकी अपनी अलग एग्जाम होती है और कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है। तो चलिए आइए डिटेल जानते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम का। तो सबसे पहले तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि लास्ट ईयर 2022 का एमटेक का अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो एमटेक प्लेसमेंट 94% है ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस तो लगभग सब लोगों का ही प्लेसमेंट हो ही जाता है कोर्स। अब बात आती है हाईएस्ट प्लेसमेंट 65 एलपीए का गया है एमटेक में। ये बीटेक वालों का तो और ज्यादा है, ऑफ कोर्स ये 80 टच कर रहा है बीटेक के लिए, पर एमटेक में भी 65 एलपीए है और एवरेज पैकेज है 31 एलपीए विच इज हायर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मैंने इसी जगह पे 24.5 एलपीए लिखा था। आप देख सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया है एवरेज पैकेज एमटेक स्टूडेंट का। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं काफी इंक्रीमेंट है। यहां भी करीबन 47 या 45 एलपीए ही था मैक्सिमम लास्ट ईयर। इस बार मैक्सिमम पैकेज भी बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक दूसरा, आईएसआई से ज्यादा आपको ये आसान है इसकी एग्जाम क्रैक करना। आईएसआई कोलकाता जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं एक तो बहुत टफ होती है एग्जाम, उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये थोड़ा रिलेटिवली इजी है और आपका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसके लिए भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसकी एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो आप इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली अपने वेब ब्राउजर पे सर्च इंजन में जाके लिखिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद पीजीडब्ल्यू, एंटर, आपको मानसून सीजन के एडमिशन की लिंक वहां पे मिल जाएगी। या फिर ये आप स्कैन करके और ओपन कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैनर है, फोन पे या गूगल पे में मत ओपन कर लेना, ठीक है, अपने कैमरा में ओपन करना, लिंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। नहीं पता है कैसे करना है तो आप वेब ब्राउजर पे लिखेगा अपने फोन में क्यूआर कोड स्कैनर, लिंक ओपन करिएगा, कैमरा का एक्सेस मांगेंगे, जैसे ही आप एक्सेस देंगे लिंक ओपन करके आपको दे दी जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो डिटेल जो यहां पे इस वेबसाइट पे दे रखी है वो सारी डिटेल मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। तो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इनटू फॉलोइंग प्रोग्राम्स। एमटेक प्रोग्राम विच इज बेस्ड ऑन कोर्स वर्क। कोर्स वर्क मतलब कि सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। और दूसरा है मास्टर एमएस एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी प्रोग्राम्स। तो एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स जो है रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। ओके, सम कोर्स वर्क, कंप्लीशन ऑफ रिसर्च थीसिस। तो एमएस और पीएचडी का भी एडमिशन है, एमटेक का भी एडमिशन यहां पे है। अब एमटेक 2 साल का है, एमएस भी 2 साल का है, 2 साल का है देख सकते हो, और पीएचडी 5 साल का इन्होंने लिखा हुआ है यहां पे। अब बात ये आती है सर कि किस किस फील्ड में एमटेक हो रहा है। तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं एमटेक, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सीएसआईएस। प्लेसमेंट सेम टू सेम होता है यार सब लोगों का, थोड़े कोर्सेस और करिकुलम का डिफरेंस होता है, दैट्स इट, कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। एमएस आप सीएस में कर सकते हैं, ईसीई में कर सकते हैं, सिविल में कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं। पीएचडी सीएसई में कर सकते हैं, ईसीई में कर सकते हैं, सिविल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस, स्पेशियल इंफॉर्मेटिक्स, कॉग्निटिव साइंस, ह्यूमन साइंसेस, इन सारे फील्ड में पीएचडी यहां पे की जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी फील्ड में आप जा सकते हैं। चलिए अब एग्जाम की बात करें। उसी लिंक पे ये सब कुछ दे रखा है जो मैंने आपको क्यूआर कोड दिखाया था। एप्लीकेंट्स need to appear for a computer based examination conducted by IIITH. The examination held in multiple centers across many cities.
बहुत सारी सिटीज में है। एक बार आप लिस्ट ऑफ सिटी सेंटर्स को क्लिक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा किन किन सेंटर्स में ये एग्जाम होती है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहां पे ये आपको बता सकता हूं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिंक है मैं आपको अभी ही ओपन करके यहां पे बता देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ होने वाली है। तो आप ये देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे कॉलेजेस में हैं। देखिए, ये रहा आपके पास आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, कुर्नूल है, नेल्लूर है, बहुत सारी जगह पे है। असम, बिहार में है, गुजरात में है, और बहुत सारी जगह पे महाराष्ट्र में है, बहुत सारी जगह पे, एंड अप टू वेस्ट बंगाल। बहुत सारी जो भी प्रीमियम सिटीज़ हैं हमारे कंट्री की, वो सारी प्रीमियम सिटीज़ में ऑलमोस्ट एग्जाम होने वाली हैं। बड़ी सिटीज़ में तो कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी बड़ी सिटी होगी जहाँ पे ये एग्जाम हो सकती है आपके लिए। ठीक है, आपको हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। द एडमिशन फॉर एमटेक प्रोग्राम इज सोनली बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट विच इज इन्वॉल्व जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट टेस्ट। तो एमटेक प्रोग्राम के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है? जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, इसका रिटन टेस्ट आपके लिए होगा। दूसरा, मास्टर ऑफ साइंस एमएस और पीएचडी के लिए कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्जेक्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन अ रिटन टेस्ट ऑन जनरल एप्टीट्यूड। तो एक रिटन टेस्ट होगा सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का, उसके बेसिस पे आपका एमएस और पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू का सिलेक्शन होगा। मतलब रिटन टेस्ट भी है, इंटरव्यू भी है। फिर लिखा है द डिसीजन ऑन फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंसेस। तो बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे, तो जब इंटरव्यू का परफॉर्मेंस होगा, वो परफॉर्मेंस 100% मैटर करेगा कि आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। पीएचडी एप्लीकेंट्स विद हाई गेट स्कोर विल बी शॉर्टलिस्टेड डायरेक्टली फॉर इंटरव्यू। कुछ ऐसे पीएचडी एस्पिरेंट्स जिनका स्कोर बहुत हाई है गेट में, तो उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बिफोर द पीजीडब्ल्यूई एग्जाम। तो आपको फिर एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटन टेस्ट सिर्फ पीएचडी के लिए है। एमटेक के लिए ऐसा कोई रोल पार्ट नहीं है। दोज हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू विल स्टिल हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम। तो पीएचडी के लिए जिनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको रिटन टेस्ट लिखना ही पड़ेगा। एप्लीकेंट्स फॉर पीएचडी इन ह्यूमन साइंसेस प्रोग्राम विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिसर्च स्टेटमेंट्स आफ्टर एप्लीकेशन डेडलाइन। शॉर्टलिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू विल बी डन बेस्ड ऑन सीवी एंड रिसर्च स्टेटमेंट्स। तो जो ह्यूमन साइंस प्रोग्राम के लिए पीएचडी के एप्लीकेंट्स हैं, उनको अलग से एक रिसर्च स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो आपके लिए ये कोई रिलेवेंट नहीं है। अब पीजीडब्ल्यूई एग्जाम की जो डेट है वो है 6 मई 2023। ये लास्ट ईयर ना एंड अप्रैल में हुआ था, 20s में, अप्रैल 20s में, 22 या 28 अप्रैल को कुछ हुआ था। इस बार एक वीक बाद में है, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है इस बार इसके लिए प्रिपेयर करने का, एक वीक एक्स्ट्रा। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये एक वीक बाद में कंडक्ट हो रही है। एग्जामिनेशन की डेट होगी 9 to 12। तो आप लोग अपना सिटी सेंटर या जहां भी आपका एग्जाम सेंटर आए, उस एग्जाम सेंटर के और सिटी के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से अपने ट्रैवल एटसेट्रा एटसेट्रा अभी से बुकिंग करा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको अटेम्प्ट करना और इसके लिए जाना। तो फिर बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे है, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आपका बीई बीटेक या एमई एमटेक होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, एनी ब्रांच। जितने भी नॉन सीएस स्टूडेंट्स हैं वो सुन लो, देखो भैया, किसी भी ब्रांच में आपने बीई बीटेक किया है, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एमएससी है, एमसीए है, या मास्टर ऑफ एमए है मैथमेटिक्स में, मास्टर ऑफ आर्ट्स है मैथमेटिक्स में, तो भी आप इस सीएसई में एमटेक कर सकते हो। कहां से? ट्रिपल आईटी हैदराबाद से। तो एमएससी भी अगर आपके पास है, एमसीए भी है, तो आप एमटेक कर सकते हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद से। और जो टेस्ट आपका होने वाला है, ये टेस्ट होगा जनरल एप्टीट्यूड का और कंप्यूटर साइंस का। इफ यू आर गोइंग फॉर सीएसआईएस, एग्जैक्टली सेम आपका एलिजिबिलिटी है कि किसी भी ब्रांच में बीई बीटेक या एमई एमटेक है, या एमएससी है, या एमसीए है, या एमए मैथ्स है, तो आप एलिजिबल हो एग्जाम लिखने के लिए। और आपका पेपर भी मैथमेटिक्स मतलब जनरल एप्टीट्यूड और सीएसई का होगा। फिर अगर आप कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, विच इज सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स, तो ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का ही होना चाहिए। और दूसरी चीज, सब्जेक्ट टेस्ट जो है आपका होगा सिविल और जीए का।
फिर आता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट। इसमें बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या डिजाइन में या साइंस में या किसी में भी 4 साल का होना, या फिर मास्टर्स डिग्री होना साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में विद मिनिमम ऑफ 60% और इक्विवेलेंट ग्रेड, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है। तो कम से कम 4 साल की कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर 2+3 ईयर का आपका मास्टर प्रोग्राम कोई होना चाहिए, और 1 साल का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट के लिए एमटेक प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हो, और इसमें भी आपको सीएससी और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना होगा। आगे बात करते हैं कि एमएस और पीएचडी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी तो एग्जैक्टली सेम है सीएससी की और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी और सिविल इंजीनियरिंग की भी। इसमें यहां पे डिफरेंस है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन के लिए एमटेक था, और यहाँ पे एमएस है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अगर आप एमएस या पीएचडी के लिए जाएंगे, तो आप अगर एमएससी है फंडामेंटल साइंसेस में, एमई एमटेक बीई बीटेक है इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या बायोटेक या बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोमेड या एमसीए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स एमएस पीएचडी के लिए भी। और आप देख सकते हैं एमएस और पीएचडी के लिए कंप्यूटर साइंस का टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का ही टेस्ट होगा। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो आप एमएस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एमएस कोर्स में जनरल स्टडी का जनरल एप्टीट्यूड का ही टेस्ट होने वाला है। तो आप एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करके कंप्यूटर साइंस या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एमटेक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वहां से। बात करते हैं आगे की कि एलिजिबिलिटी में पीएचडी का अलग अलग, ये तो और आगे पीएचडी के और भी हमारे पास में अलग अलग ये हैं कि आपके पास कम्युनिकेशनल लिंग्विस्टिक है, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस हैं, स्पेशियल इंफॉर्मेटिक्स है, कॉग्निटिव साइंस है और ह्यूमन साइंसेस हैं। इनके लिए क्राइटेरिया क्या है, पेपर तो सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट जीए ही होगा। ह्यूमन साइंसेस के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, सब्जेक्ट टेस्ट नहीं होगा, और एलिजिबिलिटी यहां पे दे रखी है। कंप्यूटेशनल के लिए सेम वही जो हमारा कंप्यूटर साइंस के लिए था, एमएससी एमसीए एमए मैथ या फिर किसी भी ब्रांच में बीई बीटेक एमई एमटेक। सीएनएस के लिए एमएससी इन फंडामेंटल साइंसेस, बीई बीटेक एमई एमटेक इन सीएसआईटी, और बायोटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोमेड और एमसीए। स्पेशियल इंफॉर्मेटिक्स में कोई भी ब्रांच में बीई बीटेक एमई एमटेक एमसीए एमए इन ज्योग्राफी, एंड बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पीएचडी एप्लीकेट हो सकता है शॉर्टलिस्ट हो जाए फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन गेट स्कोर एग्जामिन। तो आपका गेट स्कोर के बेसिस पे आपको पीएचडी के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ सकता है, रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और इंटरव्यू की बात करें तो पीएचडी और एमएस का जो इंटरव्यू है आप देख सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस का रिसर्च का जो इंटरव्यू है वो है 7 और 8 जून को, और पीएचडी का इंटरव्यू 9-10 जून को है, मतलब और 1 महीने बाद। मतलब कि अगर आप रिटन टेस्ट लिखते हैं जनरल एप्टीट्यूड का पीएचडी या एमएस के लिए, और उसके बाद में आप अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटन टेस्ट लिखने के बाद, तो आपका इंटरव्यू जो है जून में होगा, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट हाफ ऑफ जून में। नेक्स्ट जो चीज है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का ये लिंक दे रखा है, आप यहां जाएंगे, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लास्ट ईयर तो ऐसा था, मैंने इस बार देखा नहीं, बट जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको गेट स्कोर पूछेगा। क्या आपके पास कोई गेट स्कोर है, आपने गेट एग्जाम लिखा है, तो आपसे अगर गेट स्कोर पूछे तो इसमें एक ऑप्शन है कि वी विल फिल इट लेटर। अगर ऐसा आता है इस बार भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने रजिस्टर करके देखा नहीं है। तो अगर गेट स्कोर आपसे पूछे कि डू यू हैव एनी वैलिड गेट स्कोर, आपने एग्जाम तो लिखा है गेट 2023 का लेट्स से, और आपका स्कोर बहुत शानदार नहीं है, जो भी आया है रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं, तो रियल स्कोर के लिए आपके पास अगर ऑप्शन है क्लिक करने का या टिक करने का कि आई विल फिल लेटर, तो ये बाद में आप फिल कर दीजिएगा जब रिजल्ट आए। भूलना नहीं है वरना गड़बड़ हो जाएगी,
ठीक है। तो अगर आपके पास स्कोर आएगा बाद में तो आप फिल लेटर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। रजिस्टर करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और इसकी फीस है 2500 रुपीज। यहां इस लिंक के थ्रू आप इस एप्लीकेशन पे पहुंच सकते हैं। आगे बात करते हैं फीस और फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो आपको एमटेक सीएसई सीएसआईएस कैश की फीस जो है, ट्यूशन फी पर ईयर है 3,60,000 रुपीज। और आपको सपोर्ट कॉलेज से तो कुछ नहीं मिल रहा। एमटेक पीडीएम सेम 3,60,000 रुपीज, ट्यूशन फी सपोर्ट कुछ नहीं है। एमएस 1.5 लाख रुपए की फीस है और फाइनेंशियल एड इज अवेलेबल टू कवर फुल फी ट्यूशन फी एमएस के लिए, बशर्ते कुछ डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स में दे रखी है, आप वेबसाइट पे उसे रीड कर सकते हो अगर आप एमएस के लिए सिलेक्ट होगे या होना चाहते हो तो। पीएचडी 60,000 ओनली द ट्यूशन फी इज एंड देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा ट्यूशन फी सपोर्ट हियर। अच्छा, स्टाइफेंड, हाँ जी, एमटेक के लिए इंस्टीट्यूट से कोई स्टाइफेंड नहीं है, बट गेट स्कॉलर्स जो हैं उनको स्टाइफेंड मिल सकती है एआईसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आपका गेट स्कोर वैलिड है, जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं ना, सर हमको 40 मार्क्स आए, 35 आए, 50 भी नहीं आए, हमको 25 ही आए, 27 आए, हमारे पास क्वालिफिकेशन है मार्क्स बट इससे एडमिशन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इससे स्कॉलरशिप मिलेगी बॉस 12,400 रुपए पर मंथ की एआईसीटीई नॉर्म के अकॉर्डिंग। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था यहां पे कि अगर आप अप्लाई करोगे बॉस और आपसे पूछे कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो उसको डाल देना। ये मत सोचना कि वैलिड गेट स्कोर बहुत लो है तो हम नहीं डालेंगे, हमें शर्म आएगी, हमें बुरा लगेगा या इसके बेसिस पे हम रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई रोल पार्ट नहीं है आपके एडमिशन प्रोसीजर में। अगर आप एमटेक के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही वो आपको लेंगे। बट ये चीज है कि अगर आपने यहां पे इस गेट स्कोर को डाला तो आप फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट अगर हो गए, बाय चांस आपका एडमिशन हो गया तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे एआईसीटीई की एप्लीकेशन के लिए, जो यहां पे आपको मिलेगी। कौन सी? स्टाइफंड वाली। तो स्टाइफंड आपको मिल जाएगा जो एआईसीटीई का हर किसी को मिलता है जो एमटेक करने जाता है गेट को क्वालिफाई करने के बाद विद वैलिड गेट स्कोर। अब एडमिशन प्रोसीजर गेट के स्कोर के बेसिस पे हुआ या नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज की तरफ से तो नहीं बट एआईसीटीई की तरफ से मिलेगी जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं उन सबको। फिर आपको एमटेक पीडीएम के लिए भी वही सेम चीज है, एलिजिबल कैंडिडेट के लिए स्टाइफंड मिलेगा और stipend will be provided for MS also and stipend will be provided to the PhD candidates also। देखो क्या दे रखा है, full financial assistance required the students to put the 20 hours to work per week। अगर कोई स्टूडेंट 20 घंटे पर वीक काम करता है तो उसको पूरा असिस्टेंस जो है फाइनेंशियल वाला मिलता है। ये शायद इसकी बात कर रहे हैं बट फिर भी और डिटेल में आप लोगों को पता चलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू ऑल फुल टाइम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर्स एंड इट विल बी कंटिन्यूड बेस्ड ऑन द गुड एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। मतलब कि आपकी जो स्टाइपेंड है अगर मिल रही है तो सारे स्टूडेंट्स को एक चीज है कि उनका एक क्राइटेरिया रहता है एकेडमिक का, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट का, मिनिमम आपके सीजीपीए का फर्स्ट सेमेस्टर में एंड ऑल, वो सारा का सारा आपको बताना है या फुलफिल करना है। अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपकी स्टाइफंड रुक जाएगी। ये तो हर एक कॉलेज का रूल है। आप आईआईटीज में भी जाएंगे तो वहां भी रूल होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस का अपना अपना, कि इतना सीजीपीए, इतने कोर्सेज का, इस तरीके का परफॉर्मेंस आपका होना जरूरी है, वरना आपका स्टाइफंड अगले सेमेस्टर से मिलना बंद हो जाएगा। तो ये आपको यहां भी ध्यान रखना है। स्टाइफंड फॉर एमएस पर मंथ 8 to 10,000 रुपीज, ये आपको एमएस वालों के लिए कॉलेज देगा। IIIT हैदराबाद दे रहा है, एआईसीटीई नहीं दे रहा। और स्टाइफंड फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स इतना मिलेगा कॉलेज की तरफ से। अ रेगुलर स्टूडेंट हैज टू पे हॉस्टल चार्जेस पर मंथ इतना और मेस चार्जेस पर मंथ इतना। जो भी रेगुलर स्टूडेंट है और वो हॉस्टल में रुक रहा है, रेगुलर स्टूडेंट को रुकना ही पड़ेगा, तो हॉस्टल में रुकने के लिए चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। पीजीडब्ल्यूई का जो सिलेबस है वो क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड मेनी सिटीज में।
ये बोला मैंने, एंट्रेंस एग्जाम कंसिस्टिंग 2 पेपर्स, एक है जनरल एप्टीट्यूड, एक है सब्जेक्ट पेपर, दोनों 90 मिनट्स के। तो पहले जनरल एप्टीट्यूड 1.5 घंटे का, उसके बाद में आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर 1.5 घंटे का, और टोटल 3 घंटे का पेपर। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस का है या दूसरे का भी सब्जेक्ट पेपर है, सब्जेक्ट पेपर या तो सीएस सिलेक्ट करोगे, आप सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करोगे, ऑफ कोर्स सीएस सिलेक्ट करोगे क्योंकि आपको एमटेक सीएस जाना है इसलिए, है ना। अब देखिए, पेपर विल एम्फेसाइज ऑन बेसिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, जो जनरल एप्टीट्यूड है आपका, जनरल एप्टीट्यूड है जो आपने पढ़ा है। अच्छा आप बताओ, गेट में जो आप एप्टीट्यूड पढ़ते हो, तो गेट के सिलेबस में एप्टीट्यूड का या गेट के पेपर में एप्टीट्यूड का परसेंटेज कितना था? सिर्फ 15%। बट पीजीडब्ल्यू में आप समझ रहे हो, पीजीडब्ल्यू में एप्टीट्यूड का वेटेज कितना है बच्चा? वो है 50%। तो क्या आपको एप्टीट्यूड की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स ज्यादा करनी पड़ेगी, कि पेपर टफ भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे एप्टीट्यूड के, और उनकी प्रैक्टिस आपकी उतनी है नहीं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एप्टीट्यूड को ध्यान नहीं देते। हाँ, एप्टीट्यूड तो गेट के लिए पढ़ाई है, उतना कर लेंगे, पर वो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं उसी टाइप की प्रिपरेशन करते हैं। ये और गेट प्रिपरेशन में बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे वेटेज एप्टीट्यूड का 50% है, तो वहां पे आप 50% प्रैक्टिस एप्टीट्यूड की करेंगे प्रिपरेशन के लिए, और 50% आपके पेपर के लिए। अब देखो क्या दे रखा है, सीएस का जो इस बार सिलेबस है, देखो लास्ट ईयर का सिलेबस में और इस बार के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है ना। लास्ट ईयर के सिलेबस में और इस बार के सिलेबस में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। इस बार सिलेबस में उन्होंने डिजिटल लॉजिक दिया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दी है, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बेसिक एल्गोरिथम्स लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है डिस्क्रीट वाला, फंक्शनल डिपेंडेंसी, एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेसेस लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क लिखा है, ओएस लिखा है। सर इसमें टीओसी कहां है? आता ही नहीं है। सीडी आता ही नहीं है। सीओए लास्ट ईयर था, इस बार हटा दिया। आप देख सकते हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर था, अलग से लिखा था नंबर सिस्टम सीओए, इस बार हटा दिया, है ही नहीं। तो अब मुझे नहीं पता कि सीओए के क्वेश्चंस वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, सिलेबस में तो दिख नहीं रहा, पर थोड़ा रिवीजन करके जाना। वैसे टीओसी सीडी आता नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों ने जो इतने सालों से पेपर लिखा है उनमें ये बताया है कि टीओसी सीडी आता नहीं है। तो आप लोग टीओसी सीडी का रिवीजन छोड़ सकते हैं फॉर पीजीडब्ल्यू, बट सीओए भी इस बार हटा दिया। अच्छा, लास्ट ईयर एक और चीज थी, कहां गई भैया? ये रही, कैपेबिलिटी टू राइट प्रोग्राम्स इन सी, सी प्लस प्लस इज एक्सपेक्टेड। और लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में क्वेश्चन भी दिए थे। कौन से? कोडिंग वाले 2 क्वेश्चन इजी वाले दिए थे, इजी टू मीडियम ही थे, बहुत नॉर्मल वाले। तो ऑनलाइन सेक्शन में पेज पे, वेब पेज पे 2 कोडिंग के प्रोग्राम भी दिए थे, आपको कोड लिखना था पूरा, सब कुछ पूरा अप से लेके डाउन तक, पूरा का पूरा, मेन फंक्शन से लेके फंक्शन, जो भी आपकी टास्क है उसका एक फंक्शन, और सब कुछ करना था पूरा का पूरा। और वो प्रोग्राम आपको खुद से स्क्रैच से लिखना था। तो 2 प्रोग्राम भी दिए थे खुद से लिख के और वहां पे टेस्ट करने के लिए, और बाकी के क्वेश्चंस भी थे एमसीक्यू टाइप के। नेगेटिव मार्क वैसे होता नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे एमसीक्यू टाइप के, बट दिए थे 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, इस बार बोला नहीं। इनफैक्ट जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वहां पे, जो IIIT हैदराबाद में हैं, उन्होंने एडमिशन सेल में जाके पूछताछ भी की कि आपने इस बार कोडिंग के बारे में लिखा नहीं है सिलेबस में, जो सिलेबस आपने मेंशन किया है वेब पेज पे, उसमें लिखा नहीं है कैपेबिलिटी टू राइट प्रोग्राम्स इन द लैंग्वेज, तो क्या इस बार हमें कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा? तो वहां से कोई जवाब नहीं आया है सेटिस्फैक्टरी। वो बस आपको चाहते हैं कि आप रेडी रहें कि कोडिंग क्वेश्चन आए तो सॉल्व हो पाए, नहीं आए तो भी सॉल्व हो पाए। तो उन्होंने कोई क्लियर इंडिकेशन दिया नहीं कि कोडिंग क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आपका लक है, और आ गया तो भी आपका लक है। अब वो गुड लक है या बैड लक है वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, बट आप थोड़ी प्रिपरेशन करके जाइए, माइंड मेकअप करके जाइए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, नॉट स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। और ये जो एप्टीट्यूड है इसे अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 50% सिलेबस जो है एप्टीट्यूड का है, 50% वेटेज जो है वो एप्टीट्यूड का है।
ठीक है, अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो एक तो अच्छे से एप्टीट्यूड प्रिपेयर करो, अपने 30-40% टाइम में एप्टीट्यूड को अच्छे से रिकॉल करके प्रैक्टिस कर लो, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना है एप्टीट्यूड को, क्योंकि देखा गया है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं या खराब करके आए हैं पीजीडब्ल्यू का एग्जाम, वो एप्टीट्यूड की वजह से, प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से। अभी भी आपके पास में ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 मंथ्स हैं, यहां से भी फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो 2.5 मंथ से ज्यादा ही है आपके पास। अगर आप एप्टीट्यूड प्रैक्टिस आज से शुरू करेंगे तो काफी हद तक एप्टीट्यूड आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। एप्टीट्यूड 90 मिनट का है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है, अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है सॉल्व हो जाएगा और अटक गए आप उस क्वेश्चन में, तो बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है इजी क्वेश्चन होते हुए भी, क्योंकि आपको इमीडिएटली उस टाइम पे उसका आंसर क्लिक नहीं किया या उसकी अप्रोच क्लिक नहीं की। एप्टीट्यूड इज वेरी डिफरेंट थिंग, जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको स्पीड नहीं आएगी। तो स्पीड लाना जरूरी है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक्सटेंसिवली एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो कोर्सेज को जो यहां पे दे रखे हैं। डिस्क्रीट मैथ अच्छे से कर लेना, हमेशा की तरह मैं बोलता हूं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का बेसिक है। इन्होंने बड़े स्पेसिफिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ है, एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो सकता है वो आपको एल्गोरिदम लिखने के लिए बोले, प्रोग्राम लिखने के लिए बोले, या जस्ट एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब नॉर्मल वाला एल्गोरिदम कोर्स है, वो मुझे नहीं पता। उन्होंने भी कुछ स्पेसिफाई यहां पे किया भी नहीं है। 22 में भी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लिखा था, ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा लिखा नहीं था। तो पता नहीं है कि कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। कोर्सेस रिवाइज कर लो और इसके अलावा कोडिंग की प्रैक्टिस भी जारी रखिए। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट प्रैक्टिस से ना आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं मिली आपको तो गड़बड़ हो जाएगी। वो ये है कि आप ना कोडिंग क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम निकाल दोगे, तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो क्वेश्चन आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो कंप्यूटर साइंस का आपका पेपर होगा, सब्जेक्ट पेपर जो होगा, उसमें एमसीक्यूज और कोडिंग दोनों इंक्लूडेड रहेगा। वो आपको सब कुछ 90 मिनट, 1.5 घंटे में पूरे करने हैं। तो 2 कोडिंग के क्वेश्चंस और ऊपर से एमसीक्यू क्वेश्चंस ढेर सारे, वो सब सॉल्व करने में आपको कम से कम टाइम लगे, ऐसी आपकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन होनी चाहिए। गलती कर दी है, गेट 2023 में रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो ये मौका है, यहां पे आप अच्छा कर सकते हो अभी भी। अब आपको डर लगेगा सर हमने कभी कोडिंग की नहीं, कभी हमारे कोड लिखे नहीं, हमको प्रोग्रामिंग आती नहीं। 2-2.5 महीने हैं, 2.5 महीनों में कम से कम इस लेवल पे पहुंच सकते हो आप लोग कि ये एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर दो। 2.5 मंथ बहुत होते हैं उस लेवल पे जाने में जिस लेवल के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। अपने आप को इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा यहां से लेके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम गेट में अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन अगर हमें मिली तो हम बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के साथ में, तो अभी 28 फेब से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए आपको अप टू 50% तक सेव करने का ऑप्शन है विद एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, विद डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्लस या आइकॉनिक का यूजिंग दिस कोड को लगाने से आपको ऑफर अनलॉक होगा, डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और मेरी टीम का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देखा 28 फरवरी 2024 के लिए और 2025 के लिए नई बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना आप ही का नुकसान है। अगर आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं और कहीं से श्योरिटी है तो ठीक है, अदरवाइज आप मल्टीपल ऑप्शंस अपने हाथ में रखिए और जल्दी से अपने फ्यूचर की प्लानिंग को साकार करने के लिए मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक करियर सिक्योर नहीं होगा आप खुद भी खुश या सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड लगाएंगे VDEEP10। आपके पास में नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है बट बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के, तो आप पे कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फिर से रीइटरेट कर दूं, कोड लगाइएगा VDEEP10।
वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।